बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज अपना मॉक टेस्ट 11। देखिए, मॉक टेस्ट 11 का क्वेश्चन 1 है हमारे पास, वी इंजॉयड डैश। अब देखें, ये जो वर्ब है ना आपके पास इंजॉयड, आप दो तरह के वर्ब्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके पास कौन से होते हैं? जिन प्रोनाउंस के साथ आप सेल्फ का वर्ड लगाते, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव केस हमारे पास क्या होता है? माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव केस हमारे पास क्या होता है? आर सेल्व्स, जो कि प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे। यू के हमारे पास दो होते हैं, सिंगुलर में हमारे पास होता है योर सेल्फ और प्लूरल में हमारे पास होता है बेटे योर सेल्व्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ही का होता है हिम सेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ और दे का होता है देम सेल्फ। तो ये हमारे पास सेल्फ के केस होते हैं। अब रूल याद रखिएगा। देखिए, रूल कुछ यूं है कि कुछ वर्ब्स हमारे पास इस तरह के हैं जिनके बाद हमने सेल्फ का केस यूज करना है। जैसे आपके पास वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव हैं या वर्ब्स हैं आपके पास अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, एवेंज, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, बिटेक और डिमीन। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद आपको सेल्फ का केस यूज करना है। यानी कि जहां पर भी ये वर्ड्स आएंगे इनके बाद आपने सेल्फ का वर्ड यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। उसके बाद जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, इंजॉय के बाद हिमसेल्फ आ गया। यू शुड अवेल योर सेल्फ, अवेल के बाद योर सेल्फ आ गया। ही रिजाइंड हिमसेल्फ, रिजाइंड के बाद क्या आ गया? हिमसेल्फ आ गया। तो जहां पर भी ये वर्ड्स आएंगे आपने इनके बाद सेल्फ का केस लिखना है। फिर हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हमने कभी भी सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। यानी कि पेपर में क्या किया गया होगा, क्वेश्चन में क्या किया गया होगा कि हो सकता है क्वेश्चन में इन वर्ड्स के बाद सेल्फ का वर्ड यूज किया जाए। आपने कभी भी इन वर्ड्स के बाद सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। जैसे शी बाथ्ड, हर सेल्फ तो नहीं हो सकता, बात का मतलब है वो उसने खुद ही बात लिया होगा। वी मेट आफ्टर, अब मेट के बाद भी आप आर सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ही कंसंट्रेटेड हिमसेल्फ का वर्ड यूज नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इन वर्ड्स के साथ आपने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना है। अब रूल ये है कि इनके साथ आपने सेल्फ का वर्ड यूज करना है, इनके साथ आपने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। लेकिन आपने दो वर्ड्स के बारे में बड़ा क्लियर रहना है। इनमें एक वर्ड है आपके पास बेटे इंजॉय, ठीक है, और दूसरा है आपके पास एब्सेंट। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनमें हम यूज करते हैं समटाइम्स और समटाइम्स हम यूज नहीं करते। जैसे देखें, अगर सेंटेंस में इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, अगर हमें सेंटेंस में ये बताया गया हो कि क्या इंजॉय किया, तो फिर हमने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। और अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये नहीं बताया गया होगा कि क्या इंजॉय किया, तो फिर हमने सेल्फ का वर्ड यूज करना है। जैसे देखिए, फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं वी इंजॉयड मैच, अब हमें क्या है इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि हमने क्या एंजॉय किया? मैच एंजॉय किया। तो जब मैच एंजॉय किया, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो बेटे हमें सेल्फ का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपल सेंटेंस बनाता हूं, मैं कहता हूं वी इंजॉयड, अब यहां पर क्या इंजॉय किया ये हमें नहीं बताया गया, तो यहां पर मैं वी इंजॉयड नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? वी इंजॉयड आर सेल्व्स। जो चीज इंजॉय की है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया तो फिर आपने सेल्फ लिखना है, अगर ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो फिर आपने सेल्फ नहीं लिखना। जैसे देखें, वी इंजॉयड डैश, अब यहां तक देखिएगा, वी इंजॉयड डैश, हमने इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया ये हमें सेंटेंस में नहीं बताया गया, ये हमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया कि हमने फलां चीज इंजॉय की, हमने मूवी इंजॉय की, हमने खाना इंजॉय किया, हमने फिल्म इंजॉय की, हमने पढ़ना इंजॉय किया, हमने बोटिंग इंजॉय की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता तो तब हम इंजॉय के साथ सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं। तो आपने यहां पर सेल्फ वाला केस लिखना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पर कौन सा चलेगा? आर सेल्व्स चलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ फिर आपने एब्सेंट के लिए भी केयरफुल रहना है। देखिए, एब्सेंट सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। एब्सेंट सेंटेंस में वर्ब के तौर पर यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है।
मैं आपको आसान तरीन तरीके से बता देता हूं। अगर एब्सेंट से पहले सेंटेंस में बी फॉर्म लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ है, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। और बी फॉर्म का मतलब क्या आपके पास, बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बीन और बीइंग है। तो अभी फर्ज करें अगर मैं लिखता हूं ही वाज एब्सेंट, ठीक है। अब जब मैंने लिखा ना ही वाज एब्सेंट, अब एब्सेंट से पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट से पहले सेंटेंस में बी फॉर्म लिखी हुई है। जब बी फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब है एब्सेंट सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर। जब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा होगा, जब इससे पहले बी फॉर्म होगी, तो आपने याद रखना है आपने इसके साथ सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना है। और अगर ये वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, सेंटेंस में जस्ट एब्सेंट का वर्ड लिखा हुआ है या उसको सेकंड फॉर्म बनाकर लिखा गया है, एब्सेंटेड लिखा गया है, उससे पहले बी फॉर्म नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वो वर्ब के तौर पर हुआ है। और ऐसी सूरत में आपने उसके साथ सेल्फ का वर्ड यूज करना है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, मैं बनाता हूं ही एब्सेंटेड। अब ही एब्सेंटेड का मतलब कि वो गैर हाजिर था, लेकिन यहां पर एब्सेंट जो है वो वर्ब के तौर पर यूज हुआ है ना, तो हम यहां पर ही एब्सेंटेड नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो इन दो वर्ड्स के बारे में यू शुड बी केयरफुल। इंजॉय के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमने सेल्फ का वर्ड यूज करना है। एब्सेंट के साथ अगर एब्सेंट वर्ब के तौर पर यूज किया गया है तो फिर हमने इसको इसके साथ सेल्फ का वर्ड यूज करना है। एडजेक्टिव के तौर पर जब इसको बी फॉर्म के साथ लिखा जाएगा तो तब हमने इसके साथ सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। तो हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज आर सेल्फ। और ये सारे वर्ड्स आपने याद रखने हैं जिनके साथ सेल्फ का वर्ड यूज करना है और जिनके साथ सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे। लास्ट मंथ आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी द नेम ऑफ डैश। अब देखें मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम किसी टाइम को नॉमिनेट कर रहे होते हैं ना, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हेन का। अगर हम किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेयर का। और अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को कर रहे होते हैं, अब ह्यूमन बीइंग को अगर हम कर रहे होंगे तो हमने ये भी देखना है कि हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर कर रहे हैं या पोजेशन के लिए कर रहे हैं। अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर कर रहे हैं तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हु का। ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हुम का। और अगर पोजेशन के लिए कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हुज का। और अदर देन ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो हम ऑब्जेक्ट के लिए डैट यूज करते हैं या विच यूज करते हैं। और तब मैंने आपको बताया था सिंपल सा रूल याद रखिएगा, अगर कोई प्रेपोजिशन होगा या अगर कॉमा होगा तो इन दोनों सूरतों में आपने ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना है, विच। जैसे देखें यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मूवी की। अब मूवी ना तो टाइम है, ना प्लेस है, ना ह्यूमन है, बल्कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब या तो इसके लिए डैट आएगा या इसके लिए विच आएगा। प्रेपोजिशन है और कॉमा है तो विच आएगा, प्रेपोजिशन और कॉमा ना होता तो फिर हम क्या लिखते, डैट लिखते। अब यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ। और ऑफ के बाद फिर डेफिनेटली आपको बेटे क्या लिखना है, विच लिखना है। वैसे भी आप जानते हैं आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे ऑफ डैट, इन डैट, आप लिखेंगे इन विच, ऑफ विच, बाय विच, थ्रू विच, फ्रॉम विच। आप प्रेपोजिशन के साथ हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विच यूज करते हैं। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा विच। उसके बाद है आई कैन हार्डली सी। देखें पहली बात तो ये है कि ये सम थिंग्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता, वर्ड होता है एनीथिंग, समथिंग या नथिंग। डबल नेगेटिव का रूल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। इन तीन वर्ड्स के बारे में आपने बड़ा केयरफुल रहना है। और टेक्निकली ये वर्ड तीन कौन से हैं, ये सम का वर्ड है, एनी का वर्ड है और नो का वर्ड है। बाकी सारे इनके वेरिएंट्स बनेंगे। जैसे हम समथिंग बनाते हैं, सम वन बनाते हैं, सम बॉडी बनाते हैं, सम वेयर बनाते हैं। इसी तरह हम एनी वन बनाएंगे, एनी बॉडी बनाएंगे, एनीथिंग बनाएंगे। हम इसी तरह नो वन बनाएंगे, नो बॉडी बनाएंगे, नो वेयर बनाएंगे, नथिंग बनाएंगे, नो वन बनाएंगे। तो जितने वर्ड्स बनते हैं ना उन सब पर यही रूल अप्लाई होगा। रूल याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है ना
तो आपने एफिर्मेटिव सेंटेंस के लिए बेटे क्या यूज करना है, सम। आपका सेंटेंस एफिर्मेटिव होगा तो आपने सम यूज करना है। मतलब आप सेंटेंस इस तरह यूज नहीं करेंगे, आप सेंटेंस इस तरह नहीं लिख सकते कि आई डिड नॉट गिव हिम, आई डिड नॉट गिव हिम, मैं इसके साथ समथिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकता। अगर मैं लिखूंगा ना आई डिड नॉट गिव हिम समथिंग, तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव है, जबकि मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, समथिंग, जो कि मेरा पूरा सेंटेंस क्या करेगा, बिगाड़ देगा। तो मुझे नेगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, मुझे नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो वर्ड यूज करना है या उसका कोई वेरिएंट यूज करना है, वो क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। जब मैं लिखूंगा ना आई गेव हिम, अब ही की जगह मैं आई की जगह ही लिख गया, आई डिड नॉट गिव हिम, जब मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगा तो फिर मुझे समथिंग नहीं लिखना, फिर मुझे क्या लिखना होगा, एनीथिंग लिखना होगा। और अगर मैंने समथिंग जस्टिफाई करना है तो मुझे फिर सेंटेंस में से क्या हटाना पड़ेगा, डिड नॉट हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखें जो नो वाला मामला याद रखिएगा, नो भी आपके पास सेंटेंस में कहां पर आएगा, जब आपके सेंटेंस क्या होगा, एफिर्मेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हुआ ना और आपने उसमें नो लिख दिया, नो का कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, तो आप याद रखिएगा आप ग्रामेटिकली कौन सी गलती कर रहे हैं, आप डबल नेगेटिव की गलती कर रहे हैं। जैसे देखें अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आई डिड नॉट, अब मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया, या नेगेटिव लिख दिया, आई डिड नॉट गिव हिम। ठीक है, आई डिड नॉट गिव हिम नथिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस भी नेगेटिव लिख दिया और साथ आगे नथिंग भी लिख दिया, तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। ये डबल नेगेटिव होता है। इंग्लिश में आप मैथ का रूल अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं मैथ में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो टेक्निकली जब आप लिखेंगे ना आई डिड नॉट गिव हिम नथिंग, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब होगा आई गेव हिम समथिंग, मैंने उसको कुछ दिया। बहरहाल हम लिखते नहीं है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा ना तो फिर आपने बेटे नथिंग नहीं लिखना, फिर आपने क्या लिखना है, एनीथिंग लिखना है। और अगर आपने नथिंग लिखना है, यानी कि ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बनते हैं। पहला सेंटेंस क्या बनता है कि मैंने उसको कुछ दिया, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई गेव हिम समथिंग। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो मैं इस सेंटेंस को 2 तरह से बोल सकता हूं, या तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग, या मैं बोलूंगा आई गेव हिम नथिंग। ये 3 तरह का सेंटेंस बनते हैं। मतलब जैसे देखें, मैं इसको कुछ यूं कर देता हूं, मैं 3 सेंटेंसेस आपको अलहदा से और बना देता हूं। जैसे मैं कहता हूं वी वेंट, ठीक है, अब एफिर्मेटिव सेंटेंस है ना, वी वेंट, तो मैं लिखूंगा वी वेंट समवेयर, हम कहीं गए, ये पहला सेंटेंस है। और अगर दूसरा सेंटेंस ये हो ना कि हम कहीं नहीं गए, तो फिर मैं सेंटेंस को 2 तरह से लिख सकता हूं। पहला तरीका क्या होगा कि मैं लिखूंगा वी वेंट नोवेयर, सेंटेंस एफिर्मेटिव होगा, लेकिन मैं एक्सप्रेशन कौन सा यूज करूंगा, मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा नोवेयर। और इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह कैसे लिख सकता हूं, इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह ये लिख सकता हूं कि मैं सेंटेंस बोलूं वी डिड नॉट गो, मैं वी लिखूं वी डिड नॉट गो, और डिड नॉट गो के साथ मैं क्या लिख दूं, एनी वेयर। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव था तो मैंने क्या लिख दिया कि मैंने लिख दिया डिड नॉट के साथ क्या लिख दिया, एनीवेयर लिख दिया। अब अगरचे ये दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सेम ही है, हम कहीं नहीं गए, हम कहीं नहीं गए, लेकिन जब आपका सेंटेंस एफिर्मेटिव है तो आपने नो वाला एक्सप्रेशन लिखना है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने एनी लिखना है, एफिर्मेटिव के साथ आपने सम लिखना है। अब यहां पे जरा सेंटेंस देखिएगा, आई कैन हार्डली सी डैश। अब यहां पर जो आपका की वर्ड है ना वो है हार्डली। ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली। ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके साथ आपने मजीद नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज नहीं करना होता, आपने नो यूज नहीं करना, बल्कि क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। ये सेंटेंस आपके पास कैसे चलेगा, आई कैन हार्डली सी समथिंग नहीं होगा, समथिंग लिखेंगे तो आप क्या रूल वायलेट कर रहे हैं, क्या आपने सम के साथ एफिर्मेटिव सेंटेंस लिखना होता है, जबकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ सेंटेंस एफिर्मेटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। अगर आप नथिंग लिखेंगे तो आप कौन सी गलती कर रहे होंगे, आप डबल नेगेटिव की गलती कर रहे होंगे।
यहां पर आप प्लेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव है और सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से आपका स्ट्रक्चर बेटे क्या चलेगा, एनीथिंग। आई कैन हार्डली सी एनीथिंग, करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये चलेगा। बड़ा ही खूबसूरत रूल है, ये याद रखिएगा, सम, एनी और नो का, इसको अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा। बड़ी टेक्निकल सा एरर होता है, बड़ा टेक्निकल सा मिस्टेक होता है जिसको हम बोदर नहीं करते और अपना नंबर गवा देते हैं। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, डैश वन ऑफ देम। अब डेफिनेटली जब हम मैनी लिख रहे हैं तो मैनी के साथ तो हमने प्लूरल नाउन लिखना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखना होता है, तो हम वन तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब मैं मैनी वन तो नहीं लिख सकता। दूसरी बात है कि जब मच लिखेंगे, मच हम लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अब मच जब हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिखते हैं तो हम लिख रहे हैं वन ऑफ देम, अब मच वन ऑफ देम भी हम नहीं लिख सकते। और जब आप आल लिख रहे हैं तो इसका मतलब सब ही होता है, हम ऑल वन ऑफ देम तो नहीं लिखेंगे, बल्कि वन को जस्टिफाई करने के लिए बेटे हम यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ईच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद है जी डैश सिस्टर्स। अब देखें, आपको मैं रूल बता कर आया हूं बड़े अच्छे तरीके से कि इन 3 वर्ड्स के लिए आपने याद रखना है, आप सेंटेंस में 2 तरह से लिखेंगे इनको। पहला, आप इनके साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। जब आप इनके साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहे होंगे और आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। और अगर आप इनके साथ ऑफ लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो देन आपका सब्जेक्ट बेटे क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे करना है। जैसे ईच स्टूडेंट इज होगा और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स भी इज ही होगा। और आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ऑफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन नाउन डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्स लिखा हुआ है। तो ना तो आप ईच सिस्टर्स लिख सकते हैं, ना आइदर सिस्टर्स लिख सकते हैं, ना नाइदर सिस्टर्स लिख सकते हैं। जब आप ऑफ के बगैर सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो इनके साथ ऑफ के बगैर सब्जेक्ट कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर। तो यहां पर हम बोथ की वजह से, हम बोथ को जस्टिफाई करने के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। सिस्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बोथ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज लेट मी ट्राई अगेन। जब आप अगेन की बात करें ना, दोबारा की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है अदर, एक हमारे पास होता है दी अदर। दी अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। जैसे फर्ज करें आपने एक चीज ली और आपको वो चीज पसंद नहीं आई, तो आप कहते हैं यार ये चीज वापस ले ले, मुझे दूसरी चीज दे दें। तो दूसरी चीज के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दूसरी चीज के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे, दी अदर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एन अदर, मतलब आपने एक चीज ली और आपको एक और चीज चाहिए, तो या दोबारा वही चीज चाहिए। तो जब आपने दोबारा वही चीज लेनी है तो ठीक है, या आपको वही चीज दोबारा चाहिए, एक और चीज चाहिए, तो आप फिर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एन अदर। जैसे सेंटेंस चलेगा, प्लीज लेट मी ट्राई अगेन, मुझे दोबारा कोशिश करने दें। गिव मी अदर या द अदर या अदर चांस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गिव मी एन अदर चांस, मुझे एक और चांस दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा अल्फा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, हैड द मैनेजर बीन इन्फॉर्म्ड। अब हैड आ गया, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, बीन इन्फॉर्म्ड यानी कि हैड के साथ पैसिव स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास इन्वर्जन है कंडीशनल सेंटेंसेस का, और मैं आपको बता के थक गया हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस का इन्वर्जन कैसे है, कि जीरो कंडीशन का इन्वर्जन हम नहीं बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन का इन्वर्जन हम किसके साथ बनाएंगे, शुड के साथ, और शुड के साथ सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सेकंड कंडीशन का हम बनाएंगे किसके साथ, वर्ब के साथ, और वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, 2 + फर्स्ट फॉर्म। और हमने थर्ड कंडीशन का बनाना होता है हैड के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं आता। यहां पर सेकंड क्लॉज किस में आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में, यहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, यहां पर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर भी हमारे पास वुड है प्लस थर्ड फॉर्म में आनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि पेपर बनाने वाला क्या करता है कि वुड, शुड, कुड, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि वुड का वर्ड याद रखिएगा, आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, शुड के साथ, आप रिप्लेस कर सकते हैं कुड के साथ, आप रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट के साथ, माइट के साथ। आपने रिप्लेस नहीं करना है तो किसके साथ नहीं करना, आपने वुड के वर्ड को रिप्लेस नहीं करना मे के साथ,
और नहीं करना कैन के साथ। अब जैसे देखें, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होते ना, तो आपने अपने ज़हन में बनाया होता है वुड का वर्ड। अब यहाँ पर पहली बात है विल नहीं हो सकता, वाज नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गए। अब आपके पास आ गया वुड और कुड। अब वुड अगर आप देखेंगे तो आप किस ऑप्शन को ओके कर देंगे? अल्फा ऑप्शन को ओके कर देंगे, लेकिन अल्फा आपके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ अग्री नहीं करता। यहां पर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जिसको यहां पर क्या बना दिया गया है? कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। यानी कि आपके वुड को भी कुड बना दिया और एक्टिव को भी पैसिव बना दिया। तो आपके पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा चलेगा। आपने वुड के वर्ड पर मतलब आंखें बंद करके यकीन नहीं करना कि कंडीशनल सेंटेंस में वुड ही ठीक होगा। आप वुड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं सेंटेंस में कुड के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ, माइट के साथ और टू के साथ, लेकिन नहीं रिप्लेस कर सकते किसके साथ? मे के साथ और कैन के साथ। और ये यही किया जाता है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वुड के वर्ड को रिप्लेस किया जाता है और एक्टिव को पैसिव बना दिया जाता है, फिर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद आपके पास है डिस्पाइट। देखिए, आपके पास दो वर्ड्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं। एक आपके पास है डिस्पाइट और एक है आपके पास इनस्पाइट। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, छोटे छोटे से रूल्स हैं। जैसे कभी भी आपने डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करना। जहां पर भी डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो गलत है। और कभी भी आपने इन स्पाइट को ऑफ के बगैर नहीं लिखना, एक बार। और दूसरी बात, आपने इन स्पाइट को हमेशा किसके साथ लिखना है? स्पेस के साथ लिखना है। और आपने याद रखना है इन दोनों के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप वर्बल एडजेक्टिव लिख रहे हैं, मतलब वर्बल नाउन लिख रहे हैं, तो आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है। डिस्पाइट के बाद आपको जेरेंट फॉर्म, नाउन फॉर्म लिखनी होती है। आप कभी भी नहीं लिखेंगे डिस्पाइट। जैसे यहां पर देखें, डिस्पाइट फेस नहीं होगा, डिस्पाइट टू फेस नहीं होगा, डिस्पाइट हैविंग फेस नहीं होगा। हैविंग फेस तो इटसेल्फ अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप जब भी आपका सेंटेंस हैविंग से स्टार्ट होगा ना, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसका पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? हैविंग बीन। और हैविंग बीन के बाद आपके पास कौन सी फॉर्म आती है? अगेन थर्ड फॉर्म आती है। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास के बाद। जैसे हम बोलते हैं ना आफ्टर, आफ्टर जैसे हम बोलते हैं खाना खाने के बाद चला गया, तो हम सेंटेंस को दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम बोलते हैं आफ्टर ही हैड ईटन मील ही वेंट। अगर इसी सेंटेंस को आप हैविंग के साथ करना चाहेंगे ना, तो आप बोलेंगे हैविंग ईटन मील, खाना खाने के बाद। हैविंग डन हिज वर्क, अपना काम करने के बाद। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। जब आपके पास डिस्पाइट आ गया ना, या इंस्पाइट ऑफ आ गया, तो फिर उसके बाद आपके पास जेरेंड आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, द डिप्लोमेट स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं? अनक्लियर को बोलते हैं, ठीक है। इट रीअश्योर्ड द अलाइज, इट आल्सो अलार्म द अपोजिशन। कहता है उसकी जो तकरीर थी वो अम्बिगुअस थी, लेकिन उसने यकीन दहानी कराई अपने अलाइज को, अपने कंपेनियंस को, दोस्तों को, साथियों को, कि इट आल्सो अलार्म द अपोजिशन, कि उसने अपोजिशन को क्या किया है? बड़ा अलार्म कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया, वार्न कर दिया है। अब यहाँ पर कंट्रास्ट है उसकी स्पीच अम्बिगुअस, लेकिन वो अश्योरिटी किसी और चीज़ की दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन, देखें, जब भी आपने सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ना है, तो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि आपने सेंटेंस को जब तक पूरा नहीं पढ़ना, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना, और सेंटेंस के मीनिंग को नहीं पढ़ना, तब तक आपने उसको आंसर नहीं लगाना। अब देखें, फर्ज करें, अब यहां पर हमें दिखने में कंट्रास्ट नजर आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं यार डिप्लोमेट स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस थी, लेकिन साथ उसने क्या किया? उसने यकीन दहानी भी करा दिया, मतलब एक काम के साथ उसने दूसरा काम भी कर दिया, ठीक है। और यहां पर आपको जो नजर आ रहा होगा ना, वो क्या नजर आ रहा होगा? सेमीकोलन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये मोर ओवर, हाउ एवर और देयर फोर। मैं आपको ग्रामेटिकली बता देता हूं कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह हेल्प करता है। इस तरह के देखें, ये इनको हम बेटे बोलते हैं सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ग्रामर बता रहा हूं, थोड़ी सी एडवांस ग्रामर बता रहा हूं, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुन के। देखें, ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फोर, मैं अगले किसी टेस्ट में इंशाल्लाह इसकी लिस्ट आपको बता दूंगा। ये 12-15 वर्ड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मोर ओवर, देयर फोर, हाउ एवर, ये सेंटेंस में जहां पर भी आते हैं ना, इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं।
इनसे पहले हमने सेमीकोलन लिखना होता है और इनके बाद हमने कॉमा लिखना होता है। यानी कि यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं मोर ओवर लिखता हूं ना तो यहां पर कॉमा ही नहीं लिखा होगा तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। हाउएवर के बाद भी कॉमा आना चाहिए, पहले सेमीकोलन तो लिखा हुआ है बाद में कॉमा नहीं लिखा हुआ। देयरफॉर के साथ भी पहले एक सेमीकोलन तो लिखा हुआ है बाद में कॉमा नहीं लिखा हुआ। इनको कंजंक्टिव एडवर्ब याद रखिएगा, इनसे पहले क्या आएगा सेमीकोलन और इनके बाद क्या आएगा कॉमा, क्योंकि यहां पर पंक्चुएशन हमें हेल्प कर रही है सेंटेंस को मुकम्मल करने में। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ना तो मोर ओवर है, ना हाउएवर है, ना देयरफॉर है, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा व्हाइल। कहता है जी कि उसकी तकरीर एम्बिगुअस थी लेकिन इसके साथ साथ व्हाइल इट रीअश्योर्ड द लाइज, इसके साथ साथ उसने अपने लाइज को क्या किया, दोबारा यकीन दहानी कराई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। यहां पर हमें पंक्चुएशन हेल्प करेगा हमारी कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने में। उसके बाद है जी हमारे पास आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर डैश मिस्टेक, और ये तो हमारी डेली लाइफ का वर्ड है। हम क्या बोलते हैं बाय मिस्टेक, गलती से कोई काम हो जाए, एक्सीडेंटल कोई काम हो जाए तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बाय मिस्टेक यूज करते हैं। लेकिन देखिए हमेशा की तरह बात तो फिर यहाँ पे खत्म नहीं होती। सर अजीम से पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना, कोई कुछ अच्छा तो मिलना चाहिए। अगर मैं भी ये बात बताकर आगे चला जाऊंगा तो फिर मुझ में और बाकी टीचर्स में या बाकी स्टूडेंट्स में, बाकी लोगों में फर्क क्या रहेगा। अब देखें हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं जैसे अभी हमने कहा बाय मिस्टेक। अब जहां जहां पर बाय होता है ना वो मैंने 8-10 एक्सप्रेशंस आपको निकाल दी हैं। बाय एक्सीडेंट होता है, अनइंटेंशनली बाय चांस होता है, गैर मुतवक्के तौर पे बाय फोर्स होता है, ताकत के इस्तेमाल से बाय हैंड होता है, कोई भी काम जो मैनुअली किया जाता है। बाय हार्ट होता है याद करना, वैसे याद हम दिमाग से करते हैं लेकिन हम उसको बोलते क्या है बाय हार्ट, लर्न इट बाय हार्ट, इसे याद कर लें। उसके बाद बाय लॉ का मतलब होता है कानून के मुताबिक, बाय नेचर का मतलब होता है फितरतन आदतन, और बाय सरप्राइज का मतलब होता है गैर मुतवक्के, जिस तरह हमने बाई चांस का वर्ड यूज किया। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है कि अपनी पूरी कोशिश लगाकर, अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके। तो ये जितने वर्ड्स हैं ना इन सब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, बाय यूज होगा। बाय मिस्टेक होता है, बाय एक्सीडेंट होता है, बाय चांस होता है, बाय फोर्स होता है, बाय हैंड होता है, बाय हार्ट होता है, बाय लॉ होता है, बाय नेचर होता है, बाय सरप्राइज होता है, और क्या होता है बाय ऑल मीन्स होता है। इन सारे एक्सप्रेशंस को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, रट लीजिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, द डॉक्टर टेक्स नोट ऑफ एनी डैश ब्लेमिशेस। ब्लेमिशेस आप याद रखेंगे, ब्लेमिशेस हम किसको बोलते हैं, स्पॉट्स को बोलते हैं, मतलब दाग धब्बों को बोलते हैं जो स्किन पे अक्सर पड़ जाते हैं। और तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, इररेगुलर ब्लेमिशेस और सिम्टम्स। अब आप जानते हैं कि डॉक्टर की जब हम बात करते हैं ना तो हर प्रोफेशन की एक अपनी लैंग्वेज होती है ना। अब डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है उसमें क्लूज, साइंस, इंडिकेशन या कॉजेस तो नहीं होंगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। हर प्रोफेशन की एक अपनी जुबान होती है। ठीक है, उसके बाद है साइकोपाथ। तो उस साइकोपाथ डैश इन्फ्लिक्ट्स, साइकोपाथ हम किसको बोलते हैं ना, खपती लोगों को बोलते हैं, पागल लोगों को बोलते हैं। इन्फ्लिक्ट्स मतलब पहुंचाते हैं हार्म ऑन अदर्स बिकॉज दे लैक अ मॉरल कंपास, जिनमें इखलाकियात नहीं होती, इखलाकी इक़्तिदार नहीं होती। ठीक है, वो दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, वो डेफिनेटली दूसरों को बड़ी शिद्दत से नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, विकिशियसली। विकिशियसली का मतलब क्या होगा, स्वीयरली, शिद्दत से नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर हॉकिंस फिलोसफी कोर्स गेट्स डैश क्विकली इवन दो द स्कूल हैज इंक्रीज द मैक्सिमम इनरोलमेंट। अगरचे मैक्सिमम इनरोलमेंट जो लिमिट है उसको दोबारा कर दिया है, लेकिन उसका जो कोर्स है वो क्या हो गया, फिर भी जब आप कोई चीज फुल होगी तो आप उसकी मैक्सिमम कोर्स लिमिट को ट्वाइस करेंगे ना, बढ़ाएंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, फुल। हमारे पास सेंटेंस चलेगा मिस्टर हॉकिंस फिलोसफी कोर्स गेट्स फुल क्विकली, जल्दी से पूरा हो गया। ठीक है, उसकी एनरोलमेंट पूरी होगी। उसके बाद है इट टुक मिरांडाज ईयर्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग टू फाइनली अचीव डैश शी नाउ लीड्स अ हेल्थी। ओहो, यहाँ पर आपके पास ब्लैंक, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पर लगाना है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक आपके पास आएगा अचीव के बाद। ठीक है, कहता है इट टुक मिरांडा ईयर्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग, उसको अब्यूज काउंसलिंग से काफ़ी अरसा लेना पड़ा, काउंसलिंग लेनी पड़ी, टू फाइनली अचीव डैश, क्या अचीव करने के लिए, डैश अचीव करने के लिए,
शी नाउ लीड्स अ हेल्दी लाइफ फ्री फ्रॉम ड्रग्स एंड अल्कोहल, मतलब अब वो ड्रग्स और अल्कोहल यूज नहीं करती, एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। तो इसका मतलब उसको क्या अचीव करना पड़ा, उसको असिस्टेंस अचीव नहीं करनी पड़ी, डिग्निटी अचीव नहीं करनी पड़ी, एडिक्शन एडिक्शन तो उसने छोड़ी है, डिप्रेशन अचीव नहीं करना पड़ा, बल्कि उसको क्या अचीव करना पड़ा, उसको सोबरिटी अचीव करनी पड़ी। ठीक है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है आपके पास सोबरिटी। और सोबरिटी जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, हमें सेंटेंस में से पता चल रहा है कि वो ड्रग और अल्कोहल की आदत थी, उसको आदत थी, बाद में उसने क्या किया, काउंसलिंग ली और उसने एक चीज अचीव कर ली और अब वो ड्रग और अल्कोहल यूज नहीं करती। तो सोबरिटी याद रखिएगा, आपके पास क्या होता है, सोबरिटी हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड होता है ना सोबर, कि कोई बंदा जो बड़ा एथिकल होता है तो हम उससे उसका नाउन हम बनाते हैं सोबरिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मोस्ट पीपल कंसिडर टॉर्चर, बहुत सारे लोग जो है ना वो टॉर्चर को क्या समझते हैं, डैश समझते हैं, बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, क्योंकि वो क्या है, क्रुएलिटी है डी। ठीक है, अमेजिंग तो नहीं हो सकता, ठीक है, हॉरिबल टेरिबल नहीं हो सकता, हाँ आप इसको बोल सकते हैं कुछ लोग इसको रॉन्ग समझते होंगे या ऑफेंसिव समझते होंगे। ठीक है, हाउएवर सम अजर्ट, लेकिन कुछ लोगों का दावा है दैट इट इज डैश एंड कैन एक्चुअली हेल्प सेव लाइफ, ये अच्छा होता है और ये जिंदगियां बचा सकता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, नेसेसरी, डेंजरस नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, रॉन्ग और नेसेसरी। सेंटेंस कैसे चलेगा, मोस्ट people consider torture wrong because it is an act of cruelty, however some assert that it is necessary and can actually help it can actually help save life, ये एक्चुअल में क्या कर सकता है, जिंदगियां बचा सकता है। तो ये नेसेसरी है, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें, सम टाइम आप ऐसा होता है आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो ना, तो उसमें आप एक वर्ड पढ़ेंगे और उसमें वो अक्सर जो विलन होता है ना वो कहता है आई एम अननेसेसरी ईवल, आई एम नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल का मतलब होता है वो बुराई, वो बुरा काम जिसके बगैर भी दुनिया वजूद में नहीं रह सकती, तो हम उसको बोलते हैं आई एम नेसेसरी ईवल। खासतौर पे बैटमैन वाली अगर आप मूवी देखेंगे ना, उसमें जोकर का डायलॉग आपको जरूर मिलेगा नेसेसरी ईवल के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अनिल जी के क्वेश्चन है हमारे पास, तो फ्लावर से क्या आती है जी, हमें फ्लावर से क्या, वैसे हम फ्लावर बोलते हैं लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, याद रखिएगा थोड़ी सोबर प्रोनाउंसिएशन होती है हमारे पास, फ्लावर बोलते हैं हम इसको, जैसे हम पावर बोलते हैं ना तो पार बोलते हैं, थोड़ी मतलब ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क आ जाता है, लेकिन हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो एक तो हमारे वोकल कॉर्ड्स डिजाइन नहीं होते उस लिहाज से, दूसरा ये है कि हम जिस कल्चर में रह रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना जैसा भेष जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश होना चाहिए ना भेष भी वैसे ही होना चाहिए। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हो और आप गला फाड़ के और मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके इंग्लिश बोल रहे हो, तो अपने आप को इसी तरह ही लगता है कि मैं मतलब बड़ा पढ़ा लिखा बंदा शुमार हो रहा हूँ या बड़ा फैशन अपने आप को शो हो रहा होता है, लेकिन वो असल में कोई फैशन नहीं होता, वो बुरा लग रहा होता है। ठीक है, तो आपको अपने नेचुरल वे में बोलना चाहिए, चाहे आपको सुनने वाले को, और जब आप नेचुरल वे में बोलेंगे ना तो सुनने वाले को भी आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक्सेंट ही बिल्ड करें, आप डायलेक्ट से भी काम चला सकते हैं। आप देखें फ्लावर से हमें क्या आती है जी, फ्लावर से क्या निकलता है, फ्रेगनेंस निकलती है, खुशबू निकलती है। क्लाउड से स्काई नहीं निकलता, स्टोन से सॉफ्ट नहीं निकलता, सैंड से रिवर नहीं निकलता, बल्कि फायर से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। तो जिस तरह फ्लावर से फ्रेगनेंस निकलता है, इसी तरह फायर से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। उसके बाद है जेनरस, और जेनरस के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है स्टिंगी, स्टिंगी याद रखिएगा सिनोनिम वर्ड है माइजरली का। माइजरली मतलब मीन, कमीने बंदे को, कंजूस बंदे को हम क्या बोलते हैं, स्टिंजी बोलते हैं। अब जेनरस स्टिंजी एक दूसरे का क्या है, जेनरस और स्टिंजी एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि एक दूसरे का एंटोनिम है। तो हमें भी यहाँ पर कौन सा वर्ड चाहिए, यहाँ पर हमें एंटोनिम वर्ड चाहिए, और एंटोनिम वर्ड हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, अर्ली और लेट। जिस तरह जेनरस स्टिंजी एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है, इसी तरह हमारे पास अर्ली और लेट एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है। उसके बाद है हमारे पास पप्पी और डॉग। ठीक है, तो पप्पी और डॉग हम क्या बोलते हैं, एक जो यंग डॉग होता है ना, जो यंग डॉग होता है उसको क्या बोला जाता है, पप्पी बोला जाता है। मतलब अगर आप इसका ब्रिज स्टेटमेंट बनाएंगे, तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि एनएलजी का ब्रिज स्टेटमेंट बनाया करें। आप ब्रिज स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, अ यंग डॉग इज कॉल्ड पप्पी। ठीक है, अ यंग डॉग इज कॉल्ड पप्पी, छोटे से जो कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। तो इसी तरह अडल्ट जो होता है,
जो छोटा अडल्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो देन हम उसको 18+ को हम डेफिनेटली क्या बोलते हैं, अडल्ट बोलते हैं। छोटे को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। तो जिस तरह छोटे उम्र में छोटे डॉग को पपी बोला जाता है, इसी तरह उम्र में छोटे अडल्ट को क्या बोला जाता है, चाइल्ड बोला जाता है। डॉक्टर क्या रन करता है जी, डॉक्टर क्या रन करता है, डॉक्टर क्लिनिक रन करता है। तो जिस तरह डॉक्टर क्लिनिक रन करता है या क्लिनिक पे काम करता है, इसी तरह पायलट कहाँ पर काम करता है, एयरपोर्ट पे काम करता है। शेफ लाइब्रेरी में काम नहीं करता, आर्थर हॉस्पिटल में काम नहीं करता, सोल्जर क्लासरूम में काम नहीं करता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास बी हनी। हाँ, बी जो होती है वो क्या बनाती है, वो हनी कलेक्ट करती है, हनी बनाती है, मतलब हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी। इसी तरह वेब जो है, या इस तरह आप कह सकते हैं कि हनी जो होता है वो थूक होता है बी का, इसी तरह वेब जो होता है वो थूक होता है किसका, स्पाइडर का। ठीक है, ग्रास थूक तो नहीं होता काऊ का, स्कूल थूक तो नहीं होता टीचर का, रोर तो साउंड होता है लाइन का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनोमर। आप जानती हैं कि टेलीस्कोप जो होता है वो एस्ट्रोनोमर का क्या होता है, टूल होता है। ठीक है, एस्ट्रोनोमर जो टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोनोमर यूज करता है किसके तौर पर, टूल के तौर पर। तो ये टूल एनर्जी। अब क्या होता है हमारे पास जब हम देखेंगे तो स्कैल्पल जो होता है वो इंजीनियर का टूल नहीं होता, मैं डॉक्टर का टूल होता है। हैमर टेलर का नहीं होता, थोड़े से कोई सूट थोड़ी काटेगा। इसी तरह ब्रश जो होता है वो डेंटिस्ट का टूल तो नहीं होता, उसके अपने टूल्स होते हैं लहदा से। लेकिन जो बैट होता है वो किसका टूल होता है, क्रिकेटर का टूल होता है। तो जिस तरह टेलीस्कोप एस्ट्रोनोमर यूज करता है, इसी तरह बैट कौन यूज करता है, क्रिकेटर यूज करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास रेन और फ्लड। जिस तरह बहुत सारा रेन आती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो क्या होता है, फ्लड आता है। जैसे हमारे एक बड़े अच्छे बड़े मोतबर बड़े यंग और एक्सपीरियंस सियासतदान ने एक दफ़ा कहा था, हिस्टोरिक वर्ड बोले थे उसने, कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो इसी तरह जब रेन आती है तो क्या होता है, फ्लड होता है। तो जब आप क्या बोलेंगे, जब रेन आती है तो क्या होता है, फ्लड होता है। तो वो एक इंटेंसिटी बता रहे होते हैं। ठीक है, आप मतलब रेन से क्या आता है, फ्लड आता है, क्लैमिटी आती है, एक मुसीबत आती है एक चीज़ की वजह से। ठीक है, इसी तरह हीट की वजह से फायर नहीं हो सकती, स्नो की वजह से मेल्ट नहीं हो सकता, विंड की वजह से स्टोन नहीं आ सकते, लेकिन पोल्यूशन की वजह से क्या आती है, डिजीज आती है। जिस तरह रेन की वजह से फ्लड आता है, इसी तरह पोल्यूशन की वजह से क्या आती है, डिजीज आती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, टाइप करने के लिए। तो नाइफ जो है वो लिखाने के लिए यूज नहीं की जाती, चेयर रन करने के लिए यूज नहीं किया जाता, पिलो क्लीन करने के लिए यूज नहीं किया जाता, पिलो रेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पेन यूज किया जाता है क्या करने के लिए, लिखने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। इंजन और कार, कार का जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है, इंजन। इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, लेंस इज अ पार्ट ऑफ कैमरा। टेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बर्ड, वो तो बॉडी पार्ट आ जाता है, वो कोई टूल थोड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है। बीक, फिश की बीक तो नहीं होती ना। तो रूफ और विंडो का आपस में एनर्जी क्रिएट नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। जिस तरह इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार, इसी तरह लेंस इज अ पार्ट ऑफ कैमरा। उसके बाद है अवन बेकिंग। अवन किसके लिए यूज किया जाता है, अवन बेकिंग के लिए यूज किया जाता है। फ्रिज हीटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, मिरर राइटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, बेड वॉशिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, स्लीपिंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि स्टोव किसके लिए यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या चलेगा, चार्ली चलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा और मैंने आपको ये पास पेपर के क्वेश्चंस भी जो एनर्जी के हैं वो दो दो दफा करवाए हैं, 2013 के, 2023 के और 2024 के। ठीक है, 17 से हमने स्टार्ट किए थे पास पेपर की डिस्कशन। वो एनर्जी इंतहाई आसान होंगे, बिल्कुल भी घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलेंगे जी हम आगे रीडिंग कंप्रीहेंशन पे। और रीडिंग कंप्रीहेंशन पर मैंने क्या किया, मैंने किया जी द पैसेज मेनली डिस्कस्ड। मेनली जो पैसेज है वो मेनली किसको डिस्कस करता है, हमारा सेंटेंस आता है कि येट साइकोलॉजिस्ट्स इंक्रीजिंगली वांट दैट सच कांस्टेंट कनेक्टिविटी। सच कांस्टेंट कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल, हैज़ अ साइकोलॉजिकल कॉस्ट। उसकी क्या कॉस्ट होती है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है। तो असल में हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो पैसेज है, उसका टॉपिक भी यही है, द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है उसके उतने ज्यादा क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। पूरे पैराग्राफ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात की गई है ऑनलाइन इंटरेक्शन की। ठीक है,
उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोशल मीडिया हार्म्स यूजर्स व्हेन इट डैश। जब ये क्या बन जाता है जी, ये क्या बन जाता है, वाइल सोशल मीडिया फोस्टर्स बिलोंगिंग, ठीक है, इट आल्सो प्रोमोट्स कंपैरिजन एंड कंपटीशन। कंपैरिजन और कंपटीशन क्या मतलब होता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा मेकअप करना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छी गाड़ी दिखानी है, अच्छा घर दिखाना है, तो क्या किस में जा रहे होते हैं हम, एक पॉजिटिव कंपटीशन की बजाय ना सोशल मीडिया पे किस पे जा रहे होते हैं, नेगेटिव कंपटीशन में जा रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ों की तरफ जा रहे होते हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब गुनाहों की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमें सोशल मीडिया का वो जो पार्ट है ना, वो जो नेगेटिव पार्ट है, मेरा ख्याल हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो बिकम्स अ टूल फॉर कंपैरिजन। ये सोशल मीडिया नुकसान कब पहुंचाता है यूजर्स को, जब आप क्या करते हैं, कंपैरिजन में जाते हैं। जैसे अभी गरीब बंदा, मेरे जैसा गरीब बंदा अभी किसी को ऑडी से निकलता देखेगा, लेमोजीन से निकलता, V8 से, डाले से निकलता देखेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली तो कंपैरिजन में जाएगा कि यार मैं गरीब आदमी, मेरे पास साइकिल है, अगले बंदे के पास V8 है, तो अपने आप में वो ऐसे ही कंपैरिजन में चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद है टीनेजर्स आर स्पेशली अफेक्टेड बिकॉज दे। हमारे टीनेजर्स हैं वो स्पेशली जो इससे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा पैराग्राफ क्या कहता है, स्टडीज लिंक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू क्रिएटेड ऑनलाइन कंटेंट। क्रिएटेड ऑनलाइन कंटेंट का मतलब क्या है, खास बनाया गया कंटेंट, ठीक है, विद इंक्रीज एंजाइटी। वो क्या करता है जी, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम पर्टिकुलरली अमंग टीनेजर्स। हमारा पैराग्राफ क्लियरली बता रहा है कि हमारे जो टीनेजर्स है ना, वो हमारे जो उनको एक्सपोजर मिलता है ना क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट से, क्या मिलता है, एंजाइटी मिलती है, डिप्रेशन मिलता है और लो सेल्फ स्टीम मिलती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा रिलाई हैविली ऑन डिजिटल वैलिडेशन। वो क्या करते हैं जी, वो रिलाई करते हैं हैविली, डिजिटल वैलिडेशन करते हैं कि उनका सारे का सारा जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है वो किस पे होता है, क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट पे होता है। उसके बाद हमारे पास आगे चलेंगे हम, द पैसेज डिस्क्राइब्स टेक्नोलॉजी एज। पैसेज जो है वो टेक्नोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब करता है। अच्छा, बड़ा क्लियरली जो क्वेश्चन है और आंसर भी बड़ा क्लियरली है पैराग्राफ में। वो कहता है अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज न्यूट्रल। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है, न्यूट्रल। और अल्टीमेटली का मतलब क्या है कि उसका आखिरी फैसला ये है। इसका मतलब पूरे पैराग्राफ का आखिरी फैसला ये है, उसका उसका आखिरी फैसला ये है कि पूरा पैराग्राफ उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, न्यूट्रल ओपिनियन रखता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज कंक्लूड्स दैट डिजिटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन। अब डिजिटल हेल्थ बड़ा ही खूबसूरत टर्म उसने यूज किया है। डिजिटल हेल्थ किस चीज पर डिपेंड करता है जी, डिजिटल हेल्थ डिपेंड करता है द की टू डिजिटल वेल बीइंग। देखिए वहां पर डिजिटल हेल्थ लिखा हुआ और यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया हुआ है, वेल बीइंग। लाइज नॉट इन विड्रॉल, ऐसा नहीं है कि आप इसको इस यूज करना छोड़ दें, ठीक है, बट इन अवेयरनेस। किस चीज में है कि आप बच्चों को अवेयर करें, रिकग्नाइजिंग व्हेन कनेक्शन टर्न्स इनटू डिपेंडेंसी। ये इतना यूज ना किया जाए कि कब ये लिंक, कब ये कनेक्शन क्या बन जाए, डिपेंडेंसी बन जाए और उनका सारे का सारा इन्हिसार इस पे होना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे बीटा, अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। हमारा जो डिजिटल वेल बीइंग है, डिजिटल हेल्थ है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, अवेयरनेस पे और सेल्फ कंट्रोल पे। उसके बाद है हमारे पास बेटे सिनोनिम्स और इंटोनिम्स। और मैंने जैसे लास्ट टेस्ट में किया था, वक्त बचाने के लिए, डिस्कशन को शॉर्ट रखने के लिए, बजाय मुझे हाथ से लिखना पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके जो वर्ड है, आपका जो क्वेश्चन है, उसके सिनोनिम ऑलरेडी उसके ऊपर लिख दिए। तो आपको इसी तरह नोट्स इसके मिल जाएंगे, इसी यही डिस्कशन नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा ताकि हमारी
जो वीडियो है वो शॉर्ट रहे और जल्दी जल्दी से आप इसकी डिस्कशन को देखें। जैसे देखें हमारे पास वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो सिनोनिम आपके पास आएगा यहाँ पर, एडवर्सिटी का जो सिनोनिम आपके पास आएगा वो बेटे क्या आएगा? मिसफॉर्चून, बदकिस्मती, ठीक है, हार्डशिप, डिफिकल्टी, ट्रबल, डिस्ट्रेस, क्लैमिटी को बोलते हैं। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड वर्ड आप समझते हैं, ल्यूसिड हम किसको बोलते हैं? क्लियर को, क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी, कोहेरेंस, सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? क्लैरिटी। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी पहले भी वर्ड हमने एक दफा पढ़ा और मैग्नेनिमिटी बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? जिनरोसिटी, मेहरबानी को बोलते हैं, नोबिलिटी, चैरिटी, बेनोविलेंस को बोलते हैं, शफकत को बोलते हैं। उसके बाद टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी वर्ड याद रखिएगा। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना एनालॉजी में कि हर प्रोफेशन की एक अपनी जुबान होती है, इसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। मतलब डॉक्टर्स की एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी वर्डिंग है, अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह अगर हम वकीलों में चले जाए उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, अगर हम इंजीनियर्स के पास जाएंगे उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, आईटी के लोगों के पास जाएंगे अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है वोकैबुलरी, लैंग्वेज, वर्डिंग, फ्रेजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? लैंग्वेज। उसके बाद है 35, द क्रिमिनल शोड नो रिमोर्स। रिमोर्स हम किसको बोलते हैं? रेग्रेट को, गिल्ट को, रिपेंटेंस, पछतावे को। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल हमारे पास हम बोलते हैं परफेक्ट को, ठीक है। परफेक्ट मतलब जिसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, फ्लॉलेस होता है, इमैक्युलेट होता है, ठीक है, बिल्कुल मिंट कंडीशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? फॉल्टलेस। उसके बाद है सेनिलिटी। सेनिलिटी हम किसको बोलेंगे? सेनिलिटी हम बोलते हैं ओल्ड एज को, बुढ़ापे को हम बोलते हैं फीबलनेस, कमजोरी, एजिंग, डॉट एज को बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? बीटा। कोवटस, कोवटस हम बोलते हैं लालची बंदे को, हसद करने वाले बंदे को। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। हम सिनोनिम्स को देख रहे हैं। उसके बाद है इनकलकेशन। इनकलकेशन याद रखिएगा, जो भी आपको बताया, जैसे फर्ज करें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो जो काम मैं कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ? इनकलकेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं आप में नॉलेज ठूस रहा हूँ जबरदस्ती। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज टीचिंग। उसके बाद है हमारे पास पार्सिमनी। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्टिंजी। अभी आपको याद हो एनालॉजी में अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टिंजी, और स्टिंजी का मतलब क्या हमारे पास? स्टिंजी हम किसको बोलते हैं? स्टिंजी हम बोलते हैं, बल्कि यहाँ पर लिखा भी हुआ स्टिंजीनेस, मिजरलीनेस, कंजूसी को हम बोलते हैं, फ्रूजेलिटी को हम बोलते हैं, कमीनेपन को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद हमारे पास नियरली ऑपोजिट, और नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए है? एंटोनिम्स चाहिए, ठीक है। अब इंटोनिम्स में मैंने क्या किया ना, इंटोनिम्स में मैंने कुछ यूं किया है कि मैं आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम तरीकाकार बदलते रहते हैं, मैं यहां पर आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके 3 से 4 जो सिनोनिम्स है ना, वो आपने खुद लिखने हैं। जैसे 41 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑफेंसिव। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं, मैं ना इसका उर्दू ट्रांसलेशन बता रहा हूं ना सिनोनिम बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर, जैसे आपके पास क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन 41 लिखना है, उसके ऊपर इनोक्यूअस वर्ड लिखना है, और इसके 4 से 5 या जितने भी आपके माइंड में इसके सिनोनिम आएंगे वो आपने खुद अपने हाथों से लिखने हैं। अपने हाथों से लिखने का पता क्यों होगा, क्यों आपको कह रहा हूं कि आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होंगे अपनी वोकैब को अरेंज करने में, वोकैब को एक दूसरे के साथ मतलब अग्रीमेंट में लाने में। तो 41 to 50 मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, कोई भी सिनोनिम नहीं बता रहा। आपने अपनी नोटबुक पर सिनोनिम खुद लिखने हैं। आपके पास वर्ड है पंजेंट, और पंजेंट का एंटोनिम है यहाँ पर हमारे पास माइल्ड। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेटिकुलस, और मेटिकुलस का एंटोनिम है हमारे पास यहाँ पर केयरलेस। उसके बाद डोसेंट वर्ड है, और डोसेंट का एंटोनिम है हमारे पास बेटे स्टूडेंट। उसके बाद ट्रिवियल, और ट्रिवियल का एंटोनिम है हमारे पास, या ट्रिवियल का एंटोनिम है हमारे पास इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास रैंकोर वर्ड है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, और रैंकोर का ऑपोजिट जो आपके पास है, मैं अभी मीनिंग बताने लगा था, रैंकोर का जो ऑपोजिट आपके पास, वो आपके पास क्या है? फ्रेंडशिप। उसके बाद आपके पास है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का एंटोनिम आपके पास क्या है? सोशेबल। उसके बाद आपके पास है आर्डेंट, और आर्डेंट का आपके पास एंटोनिम क्या है?
इनडिफरेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने एक नोटबुक पे अपने एक पेज के ऊपर ये सारे वर्ड्स लिखने हैं, जितने भी, जैसे ये आर्डेंट वर्ड है, रिक्लूसिव वर्ड है, इन वर्ड के आगे 4-5 सिनोनिम्स आपने खुद अपनी तरफ से लिखने हैं। मतलब देखना नहीं है, खुद अपनी तरफ से लिखने हैं। खुद अपनी तरफ से लिखने को क्या होगा ना, अगर आप खुद लिखेंगे तो बिलीव में आप अपनी सारी वोकैब जितनी भी आपको याद है ना, आप अपनी सारी वोकैब को क्या कर रहे होंगे, हिला जुला रहे होंगे, दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होंगे। मलेशियस, मलेशियस का जो एंटोनिम है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास काइंड, उसके बाद आखिरी जो वर्ड है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास इस डिस्कशन का, वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रूज। और एब्स्ट्रूज का जो एंटोनिम है हमारे पास वो बेटे क्या रहेगा, सिंपल। सारे सिनोनिम्स लिखकर अच्छे तरीके से अपने पास लिखने हैं और फिर अगर हो सके तो मुझे सेंड भी कीजिएगा, चेक भी करवा लीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी के साथ ही बेटे आज की डिस्कशन थी हमारे पास टेस्ट 11 की। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। बाय बाय, गुड बाय, टाटा।